हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्रभात क्लासेस। ये हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी सीरीज। इस पॉलिटी सीरीज का सबसे पहला वीडियो और सबसे पहला पार्ट है जिस जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजन के साथ शुरू कर रहे हैं। और ये इमरजेंसी प्रोविजन हम लोग समझेंगे पूरे डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। लगभग 10-15 मिनट का जो भी वीडियोज आएंगे 3-4 पार्ट में हम पूरे प्रोविजन को ख़त्म करेंगे। पहले समझते एक बात आप, ठीक है, कि इमरजेंसी प्रोविजन इसका मतलब क्या होता है। तो जस्ट इमेजिन करो एक बात, तुम इमेजिन कर सकते हो कि सोचो ज़रा, अगर हमारा कंट्री, ठीक है, चाहे कोई भी कंट्री एक ह्यूमन बॉडी होता, ठीक है, क्या होता है, ह्यूमन बॉडी होता। और अगर उस ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम आता तो कंट्रोल किसके पास होता, उस प्रॉब्लम को लेकर ब्रेन के पास होता। और यही ब्रेन जो होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है क्योंकि सेंट्रल पार्ट है, सारा कंट्रोल उसी के पास होता है, ठीक है। और स्टेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस बॉडी के, ठीक है। लेकिन जब बॉडी को कोई सीरियस इन्फेक्शन होता है, डेंजर होता है, तो ब्रेन करेगा, कंट्रोल ले लेगा अपने हाथ में और सारे बॉडी पार्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। क्योंकि उसी वक्त उसको ज़रूरी होता है कि किसी भी तरीके से बॉडी पार्ट को हमको सर्वाइव करवाना है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम होता है, अब बड़ा सीरियस मामला हो जाए, क्राइसिस आ जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सारा पावर अपने हाथ में ले लेता है ताकि उसको कंट्रोल में रख सके, उस क्राइसिस को कंट्रोल में रख सके। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, क्या इमरजेंसी बोलते हैं। और उस इमरजेंसी को लगाने के कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ उसके अलग अलग रीजंस होते हैं, क्यों लगाया जाएगा, किस तरीके से लगाया जाएगा, उन्हीं बातों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो समझते हैं पहली बात, बस सबसे बेसिक सी बात इंट्रोडक्शन में, कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के बारे में बात कहाँ किया गया है। तो बात किया गया है पार्ट 18 में। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में बताया गया है इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। और उस पार्ट 18 के आर्टिकल 352 से 360 के बीच में इसके बारे में बात किया गया है। अगला बात होता है कि आखिर ये इमरजेंसी लगाया क्यों जाता है, चाहे इमरजेंसी की ज़रूरत क्यों है। इमरजेंसी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कंट्री का अपना एक सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है और डेमोक्रेटिक सिस्टम है। उनको बनाए के रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इमरजेंसी पावर को यूज़ करें। होता क्या है, कभी कोई कंट्री पे हमला हो जाए या फिर कोई कंट्री में ऐसा कुछ मामला हो जाए कि उसका सॉवरेनिटी पे खतरा आ जाए, बाहर से आक्रमण हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, या फिर यूनिटी पे खतरा आ जाए, घर के अंदर के ही लोग हो, अंदर के ही कुछ ऐसे इंसान हो जो हमारे देश की यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं। अगर यूनिटी को तोड़ेंगे तो इनका हमारा इंटीग्रिटी भी खत्म होगा, सिक्योरिटी भी चैलेंज होगा और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारा है वो चल नहीं पाएगा सही तरीके से। यानी लोकतांत्रिक तरीके से जो है हमारे कंट्री में चलाने के, सरकारों के चाहे स्टेट के, वो सही से नहीं चल पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, सारे के सारी चीज़ों पे हमारे कंसेप्ट आ जाएंगे। और आपको पता है ये इसमें से काफ़ी चीज़ें जो है ना हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है कंट्री के, अगर यही नहीं रहेंगे तो फिर कंट्री चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो तो अब समझना है कि इमरजेंसी प्रोविज़न ज़रूरी ही क्यों है आखिर हमारे लिए। तो समझने की बात ये है कि इंडिया ऐसे बड़े डाइवर्स कंट्री में कभी-कभी ऐसे अबनॉर्मल सिचुएशन, ठीक है? अबनॉर्मल सिचुएशन मतलब कोई झगड़ा हो जाए, ठीक है? दंगे हो जाए, फ़साद हो जाए, बहुत बड़े स्तर पे हो जाए, जिसको सँभालना और मतलब कि नॉर्मल लॉ के जो नॉर्मल लॉ हैं, वो सँभाल ना पाएँ, ठीक है? उनके बस की बात ना हो पाए सँभालना। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, वो एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है कि भाई पहले से एक वाल्व लगाया गया था, ऐसे पानी का फ्लो हो रहा था, यानी नॉर्मल लॉ के हिसाब से कंट्री चल रहा था। लेकिन नॉर्मल लॉ जैसे ही खराब हो गया, इस सेफ्टी वाल्व को बंद कर दिया गया, यानी अब सँभालेगा सेफ्टी सेफ्टी वाल्व ये सारा काम। वो सेफ्टी वाल्व कोई और नहीं, वही सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है।
भाई हम अपने हाथ में लेते हैं कंट्रोल, सारा हम मामला संभालेंगे, क्योंकि हमारा कंट्री जो है एक ग्रेव थ्रेट में चला गया, ऐसे सिचुएशन चला गया है जिससे कंट्री के ये सारे जो चीज़ें ना, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, अखंडता है, एकता है, ठीक है, संप्रभुता है देश का, और फिर लोकतांत्रिक तरीके हैं देश के, उस सब के सब पे सवाल उठ चुका है और खतरे आ चुके हैं। इसलिए एक गवर्नमेंट वाला सेफ्टी बोर्ड हम लगाते हैं यहाँ पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस बात को संभाल लेगा, ठीक है। बात एक और होता है कि नॉर्मल टाइम में होता ये है, जब भी नॉर्मल टाइम है, अभी जैसे हमारा कंट्री में इमरजेंसी तो है नहीं, तो नॉर्मल टाइम है, तो अभी नॉर्मल टाइम में क्या है कि हमारे कंट्री में लगे हुए हैं फेडरल स्ट्रक्चर से, फेडरल सिस्टम से चल रहा है, मतलब कि सेंटर और स्टेट का पावर, ठीक है, सेंटर और स्टेट का पावर बटा हुआ है, दोनों का पावर बटा हुआ है, डिवाइड है दोनों का पावर। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाए, क्या लग जाए, जब इमरजेंसी लगता है तो यही फेडरल क्या बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है, ठीक है। यानी कि होता क्या है ना कि अभी सेंटर का पावर भी ट्रांसफर हो जाता है, सॉरी, स्टेट का पावर भी ट्रांसफर हो जाता है सेंटर के पास, यानी कि ये सारा पावर बन के एक हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। तो इसका मतलब सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है बिना किसी अमेंडमेंट के, यानी कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे कि अमेंडमेंट किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। हाँ, सिंपल से अगर हमने इमरजेंसी लगा दिया है तो उस इमरजेंसी की वजह से ही स्टेट के बहुत सारे पावर्स, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, जो कानून बनाने की शक्ति है, कानून चलाने की शक्ति है, वो चला जाता है सेंटर के पास, और सेंटर उस पावर को संभालता है और एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। इसी जो हमारा ये अचानक से बदलने वाला सिस्टम है, अचानक से फेडरल से यूनिटरी सिस्टम बन गया, इसके ऊपर हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने कुछ कहा था। तो क्या कहा था कि अमेरिका जैसे फेडरल सिस्टम में एक टाइट मोल्ड में काम करता है। अमेरिका जो है, यूएसए है, यूएसए एक फेडरल कंट्री, हमको पता है, यानी वहाँ पे एक स्ट्रीम कह सकते हैं कि स्टेट और सेंटर का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रीम है, क्योंकि वहाँ पे उस स्टेट का भी अपना एक फ्लैग है, सेंटर यानी कंट्री का भी अपना एक फ्लैग है ही, ठीक है, अपना एक स्टेट का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और कंट्री का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी एक एक्सट्रीम पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे, ठीक है, यानी टाइट मोल्ड में काम करता है बिल्कुल, कि पावर भाई हमारा अपना है, तुम्हारा अपना है, देखते रहो, हाँ, लेकिन हम मिल के एक ही कंट्री हैं। कुल मिला के इनका जो कंट्री बना भी है ना, वो एग्रीमेंट पे बना हुआ है, इन्होंने साइन किया है आपस में कि हम साथ में मिल के रहेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा है, इंडिया तो कोई एग्रीमेंट से बना नहीं कंट्री को, हमारे यहाँ ग्रुप जो है, ग्रुप से पूरा मिलके कंट्री नहीं, वो कंट्री बना हुआ है, तो कंट्री का पहचान उस ग्रुप से है, तो इसलिए तोड़ना मुश्किल है उस। तो अमेरिका सब कहते क्या है, वही कहते हैं कि अमेरिका जैसे फेडरल सिस्टम एक टाइट मोल्ड में काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने फेडरल फॉर्म को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन इंडिया में सिचुएशन क्या होता है, अलग होता है, डायनेमिक हो जाता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर ये फेडरल से यूनिटरी बन सकते हैं। तो अभी देखा हमने ज़रूरत क्या, वो ज़रूरत क्या है, वो है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न में फेडरल से यूनिटरी बन जाता है डायरेक्टली, तो वही हमारे लिए ये यूनिक फीचर है, अम्बेडकर साहब ने इस पे यही कहा था। तो ये था हमारा इंट्रो पार्ट 18, ये आर्टिकल्स, और ये इनको बचा के रखने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने सेफ्टी वॉल्व को खोल दें, ठीक है, ताकि इन पे खतरा ना आ सके। फेडरल यूनिटरी डायरेक्टरी बन जाता है हमारा, कोई खास अमेंडमेंट करने के, संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बस हम इमरजेंसी प्रोविज़न लगाते हैं, फेडरल यूनिटरी बन जाता है। अम्बेडकर साहब ने इस पे बात कहा था कि यूएसए का जो है टाइट मोल्ड में है, लेकिन हमारा जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से एक इमरजेंसी प्रोविज़न से लग जाता है। एक फ़नी एग्ज़ाम्पल है, अगर हम इसको समझें, पूरी बातों को समझने के लिए, तो मान लो कि सोचो एक इंडिया शादी का घर है, इंडिया जो है ना, वो एक शादी का घर है, वहाँ पे शादी चल रहा है, स्टेट, सेंटर सब मिल-मिल के आपस में बैठे हुए हैं, ठीक है, और सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। नॉर्मल दिनों में हो क्या रहा है कि सब अपने-अपने काम में बिज़ी हुए हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है, कोई डीजे पे गाना बजा रहा है, कोई एक दिन बारात
को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से क्या हो कि बारात में कोई गड़बड़ी हो जाए, भगदड़ मच जाए, ठीक है, गलत जगह जाने लगे, ठीक है, फूफा जी नाराज हो गए, कोई हो गया, क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, झगड़े बढ़ गए, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, तो सारा कमान क्या करेंगे, घर के मालिक साहब उठाएंगे, जो पिताजी होंगे या फिर फूफा जी होंगे, ताऊ जी होंगे, जो भी होंगे, कहेंगे तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला, मैंने कहा था ऐसे ऐसे करो, तुम कुछ काम नहीं संभाल रहे हो, अब हम पूरा पावर लेते हैं अपने हाथ में, कोई कुछ नहीं करेगा, सारा काम मैं संभालूंगा, ठीक है। यानी कि वही पावर अपने हाथ में लेने का मतलब शादी का वही पावर कौन ले रहा है, तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे हेड हैं, घर के हेड कौन होते हैं, जो हेड होते हैं, कोई भी पिताजी ताऊजी दादाजी जो भी हैं वही लेते हैं। उस तरीके से हमारे इस कंट्री के हेड जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। आगे बढ़े तो हमको समझना होगा कि इमरजेंसी के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स की इमरजेंसी प्रोविजन है हमारे कंट्री में, तो 3 टाइप्स के हैं जनरली हमारे कंट्री में। ये तीनों टाइप्स में पहला जो हमारे नेशनल इमरजेंसी है, जो आर्टिकल 352 में बात किया गया इसके बारे में, ठीक है। फिर दूसरा है प्रेसिडेंट रूल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। देखो नेशनल इमरजेंसी जो होता है ना, ये तब लगाई जाती है जब कंट्री में 3 चीज़ें हो। पहला एक्सटर्नल थ्रेट या फिर अग्रेशन, ठीक है। दूसरा है आर्म्ड रिवेलियन हो जाए। तीसरा है लड़ाई हो जाए, वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है। बात को समझो यहाँ पे। एक्सटर्नल थ्रेट का मतलब होता है बाहर से कोई खतरा हो, और बाहर से खतरा किस चीज़ के लिए होगा, लड़ाई का ही होगा, किसी भी तरीके का, न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल वॉर का खतरा हो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए, चाइना के साथ लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है। तो यही एक्सटर्नल थ्रेट होता है, लड़ाई होता है, जो बात हम कह रहे हैं, ठीक है, युद्ध हो जाए। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इमरजेंसी लगा सकते हैं। देखो लगाने का सिर्फ ये नहीं है कि बस लड़ाई हो तभी लगाएंगे, और शंका भी है लड़ाई का, अगर हमको कंफर्म हो चुका है कि पाकिस्तान या फिर चाइना के लड़ने वाले हैं हमसे, ठीक है, चाहे युद्ध करने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में हम इमरजेंसी लगा सकते हैं कि भाई देखो लड़ाई होने वाला है, कुछ चीज़ें हमको हटानी पड़ेंगी, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा चीज़ है आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है। हमारे कंट्री में ही क्या हो जाए, विद्रोह हो जाए, रेबल हो जाए, ठीक है, कुछ रेबल ग्रुप क्या कर दे, रेबल कर दें, ठीक है। तो यानी कि दंगे मचा दे, राइट कर दे, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, नॉर्मल लॉ से सुधार नहीं रहा है, डीएम साहब भी सुधार नहीं पा रहे, उनको डीएम साहब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे मामले में क्या होता है, अगर पूरे कंट्री की बात हो तो पूरा नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। प्रेसिडेंट की बेसिस पे लगता है, कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है और पावर छीन सकता है, पावर अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन हाँ, नेशनल इमरजेंसी इन्हीं तीनों सिचुएशन पे लगने वाले हैं, इनके अलावा किसी सिचुएशन पे नहीं लगेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कहा गया है, नेशनल इमरजेंसी के नाम से नहीं कहा गया है, कहा गया कि अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा, हम करेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, ये नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो देखो ये तब लगती है जब एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन मशीनरी फेल हो जाए, यानी जो स्टेट है ना, वहाँ पे जो काम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल ही नहीं रहा है, वो सारा मामला बिगड़ चुका है, ठीक है। यानी कि चाहे वो एसडीएम का काम हो, ठीक है, चाहे सीएम का हो, ठीक है, चाहे एमएलए का हो, ये सब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, सब बेकार हो गए हैं, पॉलिटिकल पोस्ट सब बेकार हो गए हैं, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, चाहे कहीं ना कहीं उनमें कोई इशू आ चुकी है, तो इस हिसाब से, ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब कहेंगे कि मुझे अब वहाँ का मामला संभालने दो, गवर्नर से बात करके वो अपने हाथ में मामला ले लेंगे, ठीक है। इस हाँ, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट रूल, या फिर इसको और दूसरे नाम से जानते हैं स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि स्टेट में इमरजेंसी आया है,
तो इसको स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं। तो भाई स्टेट में इमरजेंसी आया है तो पूरे स्टेट में लगा देंगे इमरजेंसी को और अपने हाथ में लेंगे। कौन अपने आते हैं इनको बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मसले भी खराब हुआ वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पे काम ही नहीं चल रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से एक पूरा एनार्किस्ट तरीका ला दिए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा मामला ही वहाँ का बिगड़ा हुआ है। आपस में लोग झगड़ रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानूनी नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से स्टेट इमरजेंसी लगता है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। लास्ट एक चीज़ है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में है। तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन भी कब लगता है? तो जैसा नाम है वैसा काम। नाम यही है। नाम क्या है? नाम है कि भाई जब भी देश में ना क्या हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खराब हो जाए या क्रेडिट खतरे में हो, यानी कि खराब हो जाए, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है। तो ओवरऑल बात यह है कि बजटिंग इशू, ठीक है, देश घाटे में चल गया, पैसा है नहीं देश के पास, खजाना ही खाली हो गया, ठीक है, लोगों को सही से कुछ देने के लिए बचा ही नहीं, तो उस टाइम में एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाता है। एक बिल्कुल अजीब सा सिचुएशन बन जाता है, अनकंट्रोल सिचुएशन बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग लगाना पड़ता है इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के हिसाब से। यहाँ पे तीनों खत्म हुआ नहीं है, ये था एक इमरजेंसी प्रोविजन का ओवरव्यू था पूरा। अब नेक्स्ट सेशन में जो पार्ट 2 होगा हमारा, ठीक है, पार्ट 2 में हम तीनों इमरजेंसीज को डिटेल में समझेंगे, इनके कॉजेज को लेकर, ठीक है, इम्प्लीकेशन को लेकर। इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के साथ साथ और कुछ और फन एग्जाम्पल के साथ साथ समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं और अच्छे से समझते हैं सारे बातों को। ठीक है, अगर आपको ये पूरा बात समझ में आया, एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे मिलते हैं नई वीडियो में।